Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on pericarditis. Now if you like our videos, please subscribe our channel and share it with your friends. So let's start. सबसे पहले जान लेते हैं कि पेरिकार्डाइटिस क्या होता है। सी पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? इट्स एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस क्या है? पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट का इन्फ्लामेशन है। अभी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में फ्लूइड रहता है। अब वो फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड का काम होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो लेयर्स के बीच में, हमारे पास 3 लेयर्स हैं ना हार्ट में, पेरी, मायो और एंडोकार्डियम। तो इन तीनों के बीच में, मतलब इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना क्रिएट हो जाए, तो इसे जो है फ्रिक्शन को ईज करता है, ऐसे कह सकते हो आप, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। बट जब इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिकार्डाइटिस में या पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो चेस्ट पेन एक्सपीरियंस करता है पेशेंट। तो आज हम जानेंगे हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं अपने पेशेंट को। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा। सबसे पहले है बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा में पेशेंट का नेम, एज, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर और रिलीजन आता है, ये आप खुद भी भर सकते हो। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करेंगे। इसमें एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, डाइट, ये सब आता है पेशेंट का। ये आप यू कैन फिल इट ऑन योर ओन। फिर एंड देन नेक्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम फैमिली चार्ट बनाएंगे और जो भी रिलेशन आप दिखाएंगे वो रिलेटेड टू पेशेंट होना चाहिए। मतलब पेशेंट का स्पाउस होगा, पेशेंट के फादर, पेशेंट की डॉटर, पेशेंट का सन, जो भी है, पेशेंट की मदर। ओके, इसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, नथिंग सिग्निफिकेंट है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट गॉट एडमिटेड, आप ऐसे लिख सकते हैं, पेशेंट गॉट एडमिटेड इन सो एंड सो हॉस्पिटल ऑन दिस डेट विद कंप्लेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज और पेरिकार्डाइटिस। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अभी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा नहीं है, अगर होगा तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज लीव इट। इसके बाद चीफ कंप्लेंट्स आती है। तो ये होता है रीज़न ऑफ एडमिशन, पेशेंट एडमिट क्यों हुआ है। तो सबसे पहला क्या है? शार्प चेस्ट पेन फॉर 2 days वर्सनड बाय लाइंग डाउन एंड डीप इंस्पिरेशन। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत शार्प चेस्ट पेन हो रहा है, और जब वो लेटता है तो वो बढ़ जाता है, या फिर बहुत गहरी सांस लेता है तो बढ़ जाता है, और जब उठ के बैठता है, सिटिंग पोजीशन में आ जाता है, तो वो रिलीव हो जाता है, उसे आराम मिलता है। ठीक है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पेशेंट को पास्ट 1 day से, और स्पेशली वाइल लाइंग फ्लैट, जब पेशेंट एकदम सुपाइन पोजीशन में आ रहा है तब उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। पेशेंट को लो ग्रेड फीवर है 3 दिन से, और पाल्पिटेशंस हो रही हैं फॉर पास्ट 12 hours। पाल्पिटेशन मतलब ऐसा लगता है कि हार्ट रेसिंग कर रहा है, योर हार्ट इज़ रेसिंग, या फिर पाउंडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, दैट इज़ पाल्पिटेशन। ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए फिजिकल एग्जामिनेशन पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप अपने पास है जनरल अपीयरेंस। इसमें आता है नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, नरिशमेंट वेल नरिश्ड, बॉडी बिल्ड मीडियम बिल्ड है। हेल्थ अपीयर्स एक्यूटली इल, ऑब्वियसली वो एक्यूटली इल अपीयर होगा। एक्टिविटी में लिमिटेड ड्यू टू चेस्ट पेन। भाई चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, चेस्ट में पेन है, इसी वजह से एक्टिविटीज़ विल बी लिमिटेड। वो बैठना प्रेफर करेंगे या फिर बैठ के आगे झुक जाना, लीनिंग फॉरवर्ड, ये जो पोजीशन होती है ये पोजीशन प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें उन्हें रिलीफ महसूस होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेंटल स्टेटस में। कॉन्शियसनेस में पेशेंट इज़ कॉन्शियस और ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन हम चेक करते हैं TPP से, टाइम प्लेस पर्सन से, ये पेशेंट से पूछा जाता है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं लुक्स पे। अब लुक में क्या है? एक्सप्रेशन और अफेक्ट, ये चेक करते हैं हम। अपीयर्स एंग्शियस एंड अनकंफर्टेबल, स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सांस लेते समय वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है पेशेंट, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और वो एंग्शियस होगा। पोस्चर में बॉडी कर्व्स है, बॉडी कर्व्स नॉर्मल हैं। मूवमेंट्स कॉशियस हैं क्योंकि वो लाइंग फ्लैट, मतलब सुपाइन पोजीशन में लेटना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनका चेस्ट पेन इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन में। कलर इज पेल, नो साइनोसिस, मतलब कोई ब्लूइश कलर नहीं है, कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं है। टेक्सचर इज नॉर्मल, टेम्परेचर इज स्लाइटली वार्म ड्यू टू लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है। लीजन्स, कोई लीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई लीजन ऑब्जर्व नहीं किया गया। हेड एंड स्काल्प में, स्काल्प क्या है? नॉर्मल, नो एबनॉर्मलिटीज। फेस इज माइल्डली फ्लश्ड एंड डिस्कम्फर्ट इज ऑब्वियसली एविडेंट है क्योंकि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। देन आइज में, eyebrows, eyelashes, eyelids and eyeballs are all normal. कंजक्टिवा पेल या मॉइस्ट, स्क्लेरा वाइट या नॉन इक्टेरिक, इसमें मतलब होता है कि नॉन जॉन्डिस्ड है, मतलब जॉन्डिस या फिर येलोइश डिस्कलरेशन नहीं है स्क्लेरा में, दैट्स इट। फिर प्यूपिल्स इक्वल राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट, आप रिएक्टिव टू लाइट लिख सकते हो, सिंपल। लेंस क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। विजन इज नॉर्मल, जो 6/6 का होता है।
इसके बाद आ जाते हैं ईयर्स पे। एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल है, हियरिंग भी नॉर्मल है। नोज़ में एक्सटर्नल ईयर्स आर नॉर्मल, नॉस्ट्रिल्स पेटेंट है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई भी फॉरेन बॉडी भी देखने को नहीं मिला आपको नॉस्ट्रिल्स में। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं माउथ एंड फेरिंग्स पे। अब माउथ एंड फेरिंग्स में हम चेक करेंगे सबसे पहले लिप्स। लिप्स आर पिंक एंड मॉइस्ट। ऑर्डर ऑफ माउथ क्या है, नॉर्मल है, कोई फाउल ऑर्डर नहीं है। टीथ वेल मेंटेन्ड हैं, गम्स हेल्दी हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं है। और टंग इज पिंक एंड मॉइस्ट, या फिर पिंक और मॉइस्ट में से आप कुछ भी जो भी आपको लिखना है आप एग्जामिन करके लिख सकते हो। फिर नेक में आता है लिम्फ नोड्स, कोई इन्लार्जमेंट नहीं है। थायरॉयड ग्लैंड पाल्पेबल नहीं है। और रेंज ऑफ मोशन क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, बट ड्यू टू डिस्कम्फर्ट या फिर कंडीशन की वजह से जो है पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। डिस्कम्फर्ट की वजह से मूवमेंट जो है वो कॉशियस है थोड़ा। इसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट पे। चेस्ट में हम चेक करेंगे थोरैक्स। थोरैक्स क्या है, सिमेट्रिकल है और कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं है। ब्रेथ साउंड्स आर नॉर्मल, कोई वीजिंग या फिर रेल्स नहीं है। अब हार्ट में आ जाते हैं, टेकिकार्डिया में भी प्रेजेंट। अभी इसमें आप कुछ भी एक लिख सकते हो, देखो टेकिकार्डिया प्रेजेंट हो सकता है या फिर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको सुनने को मिलेगा लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर के पास, ठीक है। जो स्टर्नम है वो लेफ्ट लोअर साइड ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर पे पेशेंट के आपको देखने को मिलेगा। व्हेन पेशेंट लीन्स फॉरवर्ड, जब पेशेंट आगे को झुकेगा तो ये पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आपको सुनने को मिल सकता है, ठीक है। और ब्रेस्ट नॉर्मलिटीज नोटेड, ये तभी जब फीमेल पेशेंट होता हो। फिर भी एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन है, फ्लैट और सिमेट्रिकल है, पाल्पेशन सॉफ्ट नॉन टेंडर, परक्यूशन टिम्पैनिक, नो डलनेस। अभी टिम्पैनिक का मतलब क्या होता है, टिम्पैनिक का मतलब होता है हाई पिच्ड साउंड, ड्रम लाइक साउंड, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक। ऑस्कल्टेशन क्या है, नॉर्मल बाउल साउंड्स हैं। एक्सट्रीमिटीज़ क्या है, कोई साइनोसिस नहीं है, कोई एडिमा नहीं है। और पेरिफेरल पल्सेस पाल्पेबल हैं एंड इक्वली बायलेटरली, ठीक है। बायलेटरली मतलब होता है कि अगर आप बॉडी के बीच में एक मिड लाइन ड्रॉ करोगे ना तो दोनों साइड जो इक्वल सिमेट्री क्रिएट होती है, दैट इज़ बायलेटरल, मतलब दोनों तरफ, ठीक है। फिर आ जाते हैं बैक पे। तो स्पाइन नॉर्मल है, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। जेनेटल रेक्टम में इंग्विनल लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल। वजाइनल डिस्चार्ज अगर फीमेल पेशेंट तो ही लिखना है, एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हेमरेड्स नहीं प्रेजेंट है। प्रोस्टेट ग्लैंड एसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन, और उसमें आते हैं सबसे पहले वाइटल साइंस पे। और वाइटल साइंस पे हमने क्या देखा, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर क्या है, लो ग्रेड फीवर है पेशेंट को। पल्स क्या है, माइल्ड टैकीकार्डिया है पेशेंट को, हमने अभी देखा ड्यू टू फीवर, ठीक है। माइल्ड टैकीकार्डिया ड्यू टू फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, माइल्ड टैकीएपनिया है, मेन इंक्रीज ड्यू टू पेन विद डीप ब्रीदिंग। भाई डीप ब्रीदिंग कर रहा है पेशेंट, है ना, और मतलब अवॉइड भी कर रहा है और सांस नहीं आएगा तो शायद करे, तो इसीलिए माइल्ड टैकीपनिया हो सकता है। फिर ब्लड प्रेशर क्या है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स, पर हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को। कार्डियक टैम्पोनार्ड अगर हो गया तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन दैट इज़ नॉर्मल। और पेन लेवल जो है वो 7/10 है। शार्प चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट बोलेगा देखो ये प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा इसमें, और इंस्पिरेशन और लाइंग डाउन पे वर्स हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा होगा। अगर लेटा पेशेंट लेट गया या फिर उसने सांस लिया ज़ोर से खींच के तो उसे पेन और ज़्यादा होगा, इसलिए ये इन सिचुएशंस में और बढ़ सकता है। तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, शार्प है। इसके बाद आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन, हम क्या करवाएंगे। सबसे पहले आपका WBC काउंट जो कि एलिवेटेड आएगा, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वायरल बैक्टीरियल कॉज जो भी है इसका, उसकी वजह से। फिर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये भी एलिवेटेड है ड्यू टू सिस्टमिक इन्फ्लामेशन है इसकी वजह से। फिर CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी मार्केबली जो है मार्केटली एलिवेटेड है, सेंसिटिव मार्कर है इन्फ्लामेशन का ये सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। फिर ट्रोपोनिन IOT करवाओगे, देखो भाई इसमें जो है माइल्ड रेस दिखेगा अगर मायोकार्डियम इन्वॉल्व है तो, ठीक है। मायोपेरिकार्डिटिस है अगर मायोकार्डियम इन्वॉल्व है तो फिर ये बढ़ा मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद CKMB ये टेस्ट है, देखो ये नॉर्मल और स्लाइटली एलिवेटेड पेशेंट वैल्यू में आएगा क्योंकि मे बी माइल्डली एलिवेटेड इन पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन। आ जाते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी क्या है, नेगेटिव दिखाएगा। ब्लड कल्चर आप दिखाओगे कोई ग्रोथ नहीं दिखाएगा। यूरिया और क्रिएटिनिन क्या है, नॉर्मल है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करवाओगे, दैट विल ऑल्सो बी नॉर्मल। वायरल सीरोलॉजी करवाओगे तो भाई पॉजिटिव IgM दिखा सकता है, ठीक है, अगर वायरल कॉज है तो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने क्या दिया, NSAIDs मतलब NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें हम इबुप्रोफेन देंगे।
ओरल रूट डोज आप सब देख सकते हो, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए देंगे। फिर कॉलचिसिन हम देंगे ओरल, वही रूट डोज आप सब देख सकते हो। एक्शन क्या है, इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन रिड्यूसिंग ल्यूकोसाइट एक्टिविटी, ल्यूकोसाइट एक्टिविटी को कम करना है इसका काम। फिर पैरासीटामॉल है, लो ग्रेड फीवर है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है, इसीलिए ऑप्शनल है, पेन के लिए देना है, ठीक है। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, पेंटोप्राजोल जो आप दोगे, प्रोटेक्ट्स गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम NSAID रिलेटेड इरिटेशन, जो आप NSAID दे रहे हो तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट ना करे, उसके लिए हम आप जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दैट इज़ पेंटोप्राजोल आप दे सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, यूज्ड इन ऑटो इम्यून और रिफ्रैक्टरी कॉजेज टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं, जिसमें हम प्रेडनिसोन दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों दे रहे हैं कि देखो अब रिमेटिक हार्ट डिसीज़ हो रहा है तो वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा तो इरिटेशन और होगा और दिक्कत हो सकती है। अब उसे कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। अब आपको इसमें डिसाइड करना आपको वायरल इन्फेक्शन करवाना है पेशेंट को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवाना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रीटमेंट में चेंजेस कर सकते हो। बाकी सब सेम रहेगा, पर यहाँ पे एक कोई भी मेडिकेशन कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब देखो ट्रीटमेंट पे क्या कर सकते हो, पेरिकार्डियोसेंटेसिस भी कर सकते हैं इसमें। कार्डियक अगर इंडिकेशन क्या है इसका, कार्डियक टैम्पोनार्ड है, अगर लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है, मतलब ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या करोगे, वो एक्सेस फ्लूइड जो होगा वो पेरिकार्डियल सैक से रिमूव करोगे, रिलीज़ करोगे, ताकि प्रेशर ना पड़े हार्ट पे, ठीक है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम अपना फाइनली नर्सिंग डायग्नोसिस पे। इसमें सबसे पहला एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल सैक एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ चेस्ट पेन एंड गार्डिंग बिहेवियर। चेस्ट पेन या गार्डिंग बिहेवियर दोनों में से एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू चेस्ट पेन और इंस्पिरेशन और शैलो ब्रीदिंग एज एविडेंस्ड बाय डिज्निया या फिर टैकियोपनिया या फिर रिड्यूस चेस्ट पेन, तीनों में से कोई एक चीज़, ठीक। इसके बाद रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन और इफ्यूजन अफेक्टिंग हार्ट फंक्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का रिस्क है। इसके बाद एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एज एविडेंस्ड बाय वीकनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम एंजाइटी रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी अबाउट हेल्थ कंडीशन एज एविडेंस बाय वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ फियर। इसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है, आपको सब्जेक्टिव डेटा लिखना कैसे है, देखो सब्जेक्टिव डेटा आप लिखोगे ऐसे, पेशेंट सेज दैट या पेशेंट वर्बलाइजेज दैट आई एम हैविंग अ शार्प चेस्ट पेन, इट फील्स लाइक स्टैबिंग चेस्ट पेन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एंड इट वर्सेंस व्हेन आई एम लाइंग फ्लैट और ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। ये आप सब्जेक्टिव डेटा में ऐसे लिखोगे कि पेशेंट ने ऐसे बोला। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या लिखोगे, आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट शोइंग गार्डिंग बिहेवियर ऑल्सो फेशियल ग्रेमिसिंग एंड टैकीकार्डिया, ये आप ऑब्जेक्टिव डेटा में लिख सकते हो। फिर गोल क्या है, फिर सिंपल है, पेन विल बी रिड्यूस्ड। गोल को एक आप सिंपल लिखो, पेन विल बी रिड्यूस्ड। ये जो दिया हुआ है इसको भी कट शॉर्ट कर सकते हो आप, देखो पेशेंट विल रिपोर्ट रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन एंड मेंटेन कंफर्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, नो दिस इज बुलशिट, इतना बड़ा नहीं लिखना है। गोल में आप सिर्फ पेन विल बी रिड्यूस्ड इज इनफ। फिर प्लानिंग में आ जाते हैं, एसेस पेन कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलरली, लोकेशन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ठीक है। एग्रीवेटिंग है, रिलीविंग है, जो भी फैक्टर्स हैं वो आप एसेस करोगे। फिर पोजीशन द पेशेंट टू प्रमोट कंफर्ट, सिटिंग अपराइट और लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन आपको देनी है पेशेंट को। फिर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड, आप इसे ना लास्ट में लिखना। प्लानिंग में भी आपको जो इंटरवेंशन प्रायोरिटी वाइज मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो पहले, और फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले आएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में चला जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो हमने सबसे पहले असेस कर लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन इंटेंसिटी ड्यूरेशन, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जिसकी वजह से पेन बढ़ता है। जैसे इसमें पेशेंट लेट रहा है तो पेन बढ़ रहा है, गहरी सांस ले रहा है तो पेन बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे पेशेंट का एग्रीवेटिंग फैक्टर ये हो गया, लेटना और गहरी सांस लेना। रिलीविंग फैक्टर क्या है, जब वो बैठ रहा है तो उसे दर्द नहीं हो रहा है, जब वो आगे फॉरवर्ड लीन कर रहा है तो वो दर्द नहीं हो रहा है। फिर पोजीशन करेंगे पेशेंट को, सिटिंग अपराइट या लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन दे दिया। एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दिए। अब आ जाते हैं, अब इसमें लिखोगे ना एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड या फिर एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कार्डिक टैम्पोनार्ड तो नहीं हो रहा है वो भी देखना है, ठीक है। फिर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, काम एनवायरनमेंट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट पेन रिलीफ स्ट्रैटेजीज एंड कंडीशंस, ठीक है। आप अगर पॉसिबल हो तो डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हो। सेम इम्प्लीमेंटेशन में वही है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, तो आप यू कैन चेक इट। इवैल्यूएशन में आप स्कोरिंग लिख सकते हो कि
केयर प्लान मतलब प्लानिंग के से पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले, नर्सिंग केयर से पहले पेशेंट को जो है जो पेन था उसका जो मार्क था वो था 7/10, और हमारे केयर प्लान या केयर देने के बाद जो पेशेंट का पेन स्कोर है दैट इज़ 2/10। तो आप ये इवेल्युएशन में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर द पेशेंट्स पेन इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, दैट यू कैन राइट, और इसमें आप स्कोर भी लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं आगे इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न वाला। इसमें पेशेंट रिपोर्ट्स डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग स्पेशली व्हेन लाइंग फ्लैट, जब पेशेंट लेटता है तभी उसे दिक्कत होती है सांस लेने में। स्टेट्स इट हर्ट्स व्हेन आई ट्राई टू टेक डीप ब्रेथ, जब वो मैं गहरी सांस लेता हूँ तो वो चेस्ट पेन होता है। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, रेस्पिरेटरी रेट आप चेक कर लोगे 26 ब्रेथ्स पर मिनट है कि अपनी यहाँ दिखा रहा है, शैलो ब्रीदिंग है। यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स एंड डिज्निया ऑन मिनिमल एक्सर्शन पे भी डिज्निया हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर गोल क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड, ठीक है, पेशेंट विल मेंटेन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। देखो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, आपको इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करना है, दैट्स इट। प्लानिंग में क्या आ जाएगा, गोल में फिर से बता रहा हूँ, देखो इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड, दैट्स इट। प्लानिंग में क्या आ जाएगा फिर, एसेस एंड डॉक्यूमेंट रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ एंड एफर्ट, 2 to 4 आवर्स जो भी है वो आपको देखना है। फिर ऑब्जर्व फॉर यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स, अगर भाई नेज़ल फ्लेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो नेयर्स हैं एक्सटर्नल लेयर्स वो बहुत ज़्यादा फुला फुला कैसे सांस लेना, मतलब कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस हम ले पाएँ, अगर ऐसा हो रहा है तो वो नेज़ल फ्लेयरिंग है और आपको उसे ऑब्जर्व करना है। अभी एक्सेसरी मसल्स का यूज़ क्या है, मतलब नॉर्मली जितनी मसल्स हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं नेसल पैसेज में, उससे एक्स्ट्रा अगर कोई मसल लग रही है, उसे दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। फिर मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यूसली, प्लेस द पेशेंट इन हाई फाउलर पोजीशन है, अपराइट पोजीशन, ताकि लंग एक्सपेंशन अच्छे से हो सके। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स टू रिलीव चेस्ट पेन, और एनाल्जेसिक देना है जो भी प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से। फिर एनकरेज एंड असिस्ट पेशेंट इन परफॉर्मिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अर्ली, पेशेंट को बोलना है भाई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है, एनकरेज करना है, मतलब जब पेशेंट स्टेबल हो जाए तब, ये नहीं कि जब पेशेंट को दिक्कत हो रही है सांस लेने में और तो आप तभी बोल रहे हो, तभी नहीं करना है, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन में आप लिखोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, वही सेम चीज़, ठीक है। इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न वाज मेंटेन्ड, और आप उसमें जो है वो भी लिख सकते हो कि भाई उसका जो रेस्पिरेशन रेट था वो नॉर्मल रेंज में आ चुका है, ये सब लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे पे, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन और इफ्यूजन अफेक्टिंग हार्ट फंक्शन। अब इसमें पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट सेज दैट आई फील फटीग्ड, आई हैव चेस्ट टाइटनेस एंड डिजीनेस, आई फील लाइक माई हार्ट इज़ बीटिंग हार्डर देन नॉर्मल, ठीक है, उसे पाल्पिटेशन हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो पेशेंट बोलेगा कि भाई मेरा जो दिल धड़क रहा है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे उसे टैकीकार्डिया है, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, अगर कार्डियक टेम्पोनाट की सिचुएशन आ गई तो हाइपोटेंशन हो जाएगी भाई को। फिर डिमिनिश्ड हार्ट साउंड्स और डिस्टेंडेड नेक वेन्स, डिस्टेंडेड नेक वेन्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये जो गले की नस होती है ना, इसे अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो खड़ी हो जाती है नस ये, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी बोलते हैं जैसे, और यूरिन आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं गोल में, रिस्क फॉर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट विल बी रिड्यूस्ड, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लानिंग में, मॉनिटर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड सो 2 से 4 घंटे जो भी आपको मतलब अच्छे से मॉनिटर करना है। फिर असेस फॉर साइंस ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहली बात तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा या फिर अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाएगी। फिर उसके बाद कूल एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पांव ठंडे हो जाना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड, कार्डियक टेम्पोनार्ड अगर हुआ तो क्या होगा, जेवीडे मतलब जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, मफल्ड हार्ट साउंड्स आएंगे और ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, दैट इज़ NSAIDs, जिसमें कॉल्चिसिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम दे रहे हैं। फिर मेंटेन बेड रेस्ट एंड लिमिट एक्टिविटी टू रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, बेड रेस्ट प्रमोट करना है और कार्डियक वर्कलोड ताकि कम रहे, कार्डियक वर्कलोड कम रहेगा तो पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट जो रहा है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर मॉनिटर डेली वेट, इनटेक आउटपुट टू डिटेक्ट फ्लूइड रिटेंशन, अगर फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो भाई उसका वेट पेशेंट का डेली करना है, प्लस उसके साथ क्या करना है आपको, उसका जो फ्लूइड रिटेंशन अगर हो रहा है तो उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपको
चेक करना है, आपके सामने प्लानिंग है और फिर वही इवैल्यूएशन में आप बोलोगे आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स रिस्क फॉर कार्डियक आउटपुट वॉज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड, ऐसा सब लिख सकते हो। नहीं तो ये इवैल्यूएशन में लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन में, वही मेडिकेशन एडहेरेंस। भाई मेडिकेशन कोर्स कंप्लीट करना है, रेस्ट और एक्टिविटी का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, स्टर्नस वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है एडिक्वेट रेस्ट लेना है उसे, और ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़, धीरे धीरे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आ जाएगा। फिर डाइट और लाइफस्टाइल में क्या है, हार्ट हेल्दी डाइट लेनी है, लो सॉल्ट एंड फैट डाइट, ठीक है, सॉल्ट कम करना है, फैट कम करना है, फॉलो अप केयर मेंटेन करके रखना है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर को रिपोर्ट करो। ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम्स जो भी डॉक्टर बोलेगा वो करवाना है रेगुलरली, और डॉक्टर से फॉलो अप मेंटेन करके रखना है। फिर वार्निंग साइंस अगर हैं कुछ, जैसे इंक्रीज चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, स्वेलिंग हो रही है लेग्स में, तो ये सब रिपोर्ट करनी है डॉक्टर को। फिर इमोशनल सपोर्ट है भाई, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे पेशेंट को। और लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, हम दोबारा ये कंडीशन ना अराइज हो, तो इसीलिए आपको जो है क्या करना है, कंप्लीट फुल ट्रीटमेंट कोर्स, अवॉइड इन्फेक्शंस। जो भी आपका मेडिकेशन का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो भी आपका पूरा कंप्लीट चल रहा है उसका कोर्स कंप्लीट करें। हैंड हाइजीन जो है प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखें। देन मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस में जाएँ तो मास्क ज़रूर वियर करें क्योंकि इन्फेक्शन से हो रहा है। फिर उसके बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ये भी करवाते रहें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेरिकार्डाइटिस पेशेंट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड। और अगर कोई क्वेश्चन है तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।